आज एक एक्टिविटी करके बताते हैं आपको। हम क्लास में अक्सर करते हैं, रिकॉर्ड पे आज ले रहे हैं इसे। देखिए, अक्सर जनरल स्टडीज़ की जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, उनके सामने ये एक चुनौती खड़ी रहती है और कई तरह के डायलेमा भी रहते हैं कि जो पेपर 2 है प्रिलिमिनरी का, CSET सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके लिए क्या अप्रोच डेवलप करनी चाहिए। ज़्यादा चुनौती उन्हें उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस में आती है। चलिए इसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे। देखिए, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर जो वर्ड एप्टीट्यूड यूज़ हो रहा है, ये कोई MBA एग्ज़ाम्स के लिए जो एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड है ये वो नहीं है। किसी तरह के GMAT या SSC या किसी भी और कैडर में जाने के लिए जिस एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट है ये वो नहीं है। आप क्लियरली सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज की फील्ड में जिस तरह का एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड है ये वो है। इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए, UPSC आपकी नॉलेज, आपकी लर्निंग, आपकी सिंसेरिटी, आपके स्किल्स को जनरल स्टडीज़ यानी कि पेपर 1 के वाया जांच लेता है। आप कितने एक्सटेंसिव गए हैं कंटेंट में, आप कितने इंटेंसिव गए हैं, वो वहाँ पर चेक कर चुका है। लेकिन एक्चुअली में दैट बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट बॉडी ऑफ लर्निंग, दैट बॉडी ऑफ कवरेज दैट यू हैव कवर्ड फॉर GS पेपर 1, वो कितना आपके एक्यूमेन में, आपकी एबिलिटी में, आपकी कैपेबिलिटीज़ में बदला है, आप उसे कितना का अप्लाई कर सकते हैं ऑन फील्ड, वो आपकी विजडम का प्रोपोर्शन कितना बना है, इसे वो जांचता है पेपर 2, जिसके तहत वो आपकी मेंटल एबिलिटी को जानता है। पेपर 1 के तहत, GS के तहत जिन चीज़ों ने आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बनाने में रोल प्ले किया, आपको एम्पावर किया, आपको नॉलेजफुल किया, आपको डेवलप किया, आप कितना एम्पावर्ड हुए सही में, आपकी वो नॉलेज की यूटिलिटी क्या है, आप कितने डिग्री पर उस नॉलेज को बतौर स्किल फील्ड में यूटिलाइज कर सकते हैं, आपका पर्सपेक्टिव, आपका विजन क्या है, ये चीज़ें वो पेपर 2 के बाद ऑब्जर्व करता है और इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली रोल प्ले करते हैं द रीडिंग पैसेजेस। अगर आपको ये बात क्लियर है तो आप क्लियरली ये बात डिड्यूस कर पाएंगे कि पेपर 2 CSET पेपर 1 का एक्सटेंशन है। तो यहीं से आप इस भ्रम से दूर हो जाएंगे कि जो पेपर 2 में कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं वो 10th या 12th में आने वाले इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशंस नहीं हैं, जिनको आपने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लिया, यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लिया और आंसर लिख दिया। नहीं, इन कॉम्प्रीहेंशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक कॉम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ नॉलेज होना चाहिए ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी। अगर आपके पास वो नॉलेज है तो ही आप इनकी टर्म्स के बीच के इम्प्लिसिट मीनिंग्स, उनके इम्पैक्ट, उनकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, उनकी कनेक्टिविटीज़ को समझ पाएंगे और तभी आप क्वेश्चन में जो पूछा है उसे कॉम्प्रिहेंशन के अंदर से डिराइव कर पाएंगे। किसी भी हाल आपको अजम्पशंस में नहीं जाना है, आपको पैसेज की रेंज से बाहर नहीं जाना है। रीडिंग पैसेजेस के पहले ही ये इंस्ट्रक्शन दी गई होती है कि आपको आंसर पैसेज के बीच में से ही करना है। लेकिन जो पैसेज गिवन है उस पैसेज में चीज़ें डिराइव कैसे करनी है, उन्हें डेवलप कैसे करना है, आपके पास एक बॉडी ऑफ मैटर गिवन है, उस मैटर में से किस मैनर में अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सर्व करने के लिए कंटेंट डेवलप करना है। ये डेवलपमेंट आपकी अब तक की गेन्ड नॉलेज पर बेस्ड होता है और इतना ब्यूटीफुल होता है UPSC के क्वेश्चन पेपर कि एक सिंगल क्वेश्चन से वो आपके कंप्लीट सब्जेक्ट डोमेन की रेंज को चेक करने की ताकत रखते हैं। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, हम इसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारी अब तक की कही इन सारी बातों को सिद्ध करेंगे, आपके सामने रखेंगे। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे स्टूडेंट थोड़ा सा फोकस करें तो मैं आपको दिखा दूं कि हम इस क्वेश्चन के बारे में डील करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डील दिस क्वेश्चन। यहाँ पे दिखना अच्छे से नहीं था तो मैंने लिख दिया है। देखिए, दिस इज़ द पैसेज, दिस इज़ द रीडिंग पैसेज। ये पैसेज लिखा है सारा और उसके बाद ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा है और ये उसकी 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। हमने वही पैसेज आपके सामने लिख दिया यहाँ तक। उसके बाद ये क्वेश्चन शुरू किया, हमने यहाँ पे ख़त्म किया और उसके बाद हमने ABCD 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी हैं। हम आपको टेक्निक भी बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी सिविल सर्विसेज में क्यों ज़रूरी है और हम आपको ये भी बताएंगे कि एक क्वेश्चन एक सब्जेक्ट डोमेन या मल्टीपल सब्जेक्ट डोमेन के
मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कैसे अपने अंदर कवर करके चल सकता है। आई विल शो यू एवरीथिंग। ओके, स्टार्ट। देखिए ये पैसेज है, ये क्वेश्चन है, ये उसके ऑप्शंस है। सबसे पहले जब भी रीडिंग पैसेजेस आपके सामने आएंगे, हम यहाँ कोई शॉर्टकट, कोई टेक्निक, कोई तुक्केबाजी, कोई एलिमिनेशन मेथड ऐसा कुछ नहीं करने वाले। सारा आंसर आप अपने लॉजिक से सॉल्व करोगे, रैशनैलिटी से सॉल्व करोगे। करना क्या है, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन रीड करने से पहले आपको क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस रीड करने हैं। दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, आप क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस पहले रीड करेंगे और फिर आप कॉम्प्रिहेंशन रीड करने की तरफ जाएंगे। क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस आपके सामने करूँगा, मैं हर वर्ड को एम्फेसाइज करके उसके मीनिंग समझाऊंगा, क्वेश्चन तक, आंसर तक कैसे पहुंचा जाता है ये बताऊंगा, इसलिए टाइम लगेगा। बट यही अगर मैं रियल टाइम में कर रहा हूं और आप कर रहे हैं, बहुत फास्ट प्रोसेस करेंगे, ये हो जाएगा बड़े आराम से। देखिए 80 क्वेश्चंस का पेपर 2 आता है और आपको टेक्निकली देखें तो हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, 2.5 नंबर का, तो 200 नंबर का पेपर 2 है और वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपको 66 मार्क्स लेने हैं, 67, हम 70 बना लेते हैं इसको, 70 मार्क्स लेने हैं। अगर आप बहुत कंफर्टेबल माइंड के साथ 45 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, जिसमें से स्पेस है आपके पास कि 12 से 13 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, 12 से 13 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो आप आकर के रुके 32 करेक्ट क्वेश्चंस पे। तो फिर अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग, दैट इज़ 0.8, उसको निकालने के बाद भी जो आपका स्कोर है वो 70 अबव हो जाएगा और अल्टीमेटली आप आराम से इसे क्वालिफाई कर जाएंगे। सो 45 अटैम्प्ट, टोटल 80 क्वेश्चंस। इसका मतलब आप अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करिए कि आपके स्ट्रेंथ एरियाज़ कौन से हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट की जनरल स्टडीज़ अच्छे से प्रिपेयर है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस उसका स्ट्रेंथ एरिया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की रेंज इस एग्जाम में रहती है 25 to 30 क्वेश्चंस। 25 to 30 क्वेश्चंस इज़ द रेंज। आप आराम से बैठ करके ये तय करके जाइए एग्जाम में कि फर्स्ट 1 आवर, दैट फर्स्ट 60 मिनट्स आप पूरे कंफर्टेबल माइंड के साथ इन 25 to 30 क्वेश्चंस को डिवोट कर दीजिए। 25 to 30 क्वेश्चंस को डिवोट करिए आप। थोड़ा बहुत एरर हम लेके चलेंगे, इंसानी दिमाग है, बिल्कुल सटीक नहीं चलेगा, एग्जाम का माहौल है, गलतियां भी हो जाएंगी, कोई बात नहीं, 2-3-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाए। अगर 30 आए हैं तो 3-4 गलत भी हो जाएंगे, फिर भी 25-26 करेक्ट हैं। और अगर मिनिमम 25 ही आए हैं तो 3-4 गलत हो जाए, फिर भी 20-21 करेक्ट हैं। आप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर जा रहे हैं। आप ऑलमोस्ट 40-50 के अराउंड स्कोर फर्स्ट 1 आवर में ही गेन कर जा रहे हैं, माइनस प्लस करने के बाद। और फिर रेस्ट ऑफ द 1 आवर पे आपकी आकर के गेम टिकेगी रीजनिंग एंड क्वांट। और उसमें से आप अगर मान लीजिए किसी का मैथ्स या क्वांट कमज़ोर है, आप रीजनिंग के टॉपिक्स को पकड़िए एंड देन लास्ट विद द सेक्शन वुड बी ऑफ क्वांट। यू कैन ईजली क्वालिफाई दिस एग्जाम। ओके, ईजली जब मैं कह रहा हूँ तो इट्स फॉर द सीजन्ड, वेल प्रिपेयर्ड, वेल ट्रेन्ड स्टूडेंट के लिए। बाकी सिविल्स में ईजिली जैसा वर्ड तब आता है जब हम सिविल्स की मर्यादा के मुताबिक उसके समकक्ष होने लग जाते हैं, उसके बराबर। उसके पहले इसमें ईजिली वर्ड नहीं आता होता है, मेहनत है, लर्निंग है। ओके, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आराम से रीड करिए, पढ़िए एक एक चीज़। अब मैं शुरुआत करता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला नियम क्या है, क्वेश्चन, उसके स्टेटमेंट्स, वहीं पे आपकी अब तक की सारी नॉलेज कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगी। देखिए कैसे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उतना ही जूम रखिएगा कि बस मैं देखूं और बोर्ड ज़्यादा बाहर मैं भी नहीं जाऊंगा, ताकि कुछ क्वेश्चन बच्चों को दिखे। क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग, आपके हाथ में पेन ऑलवेज होना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रैशनल, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रैशनल एंड critical inference that can be made from the above passage। इस ऊपर वाले पैसेज में से, इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट मोस्ट रैशनल है और कौन सी इन्फ्रेंस क्रिटिकल इन्फ्रेंस है। मतलब आपको मोस्ट रैशनल एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब लगभग ऐसा हो सकता है कि सारी स्टेटमेंट क्लोज लगे, सही लगे, लेकिन हमें सबसे रैशनल स्टेटमेंट के क्लोज जाना है और क्रिटिकल माइंड के साथ इसे सोचना है, आलोचनात्मक विचार के हिसाब से सोचना है। किसी भी विचारधारा के हाथों वेव नहीं हो जाना है, हमें किसी भी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हाथों वेव नहीं होना है।
आम जनता में पब्लिक डोमेन में जिस तरह से बातें की होती हैं वैसे नहीं सोचना है, पान के दुकान वाली बातें। पॉपुलर नोशन भी अगर गलत चल रहा है तो वैसे भी नहीं सोचना है, क्रिटिकल सोचना है, एकेडमिक सेंस में आपको सोचना है और मोस्ट रैशनल, ये आपने दिमाग में रखना है। तो पहले आप समझ गए कि क्वेश्चन में दिए ये वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनको अंडरलाइन कितना ज़रूरी है। तो अब सोचिए कि एक प्रेपरेशन में जब आप सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते हैं तो सब्जेक्ट्स से आपको सिर्फ नॉलेज गेन नहीं होती, आपको लैंग्वेज कंट्रोल भी अच्छा आता है। तो लैंग्वेज का एक बहुत रोल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। लैंग्वेज शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये लैंग्वेज की तैयारियां करके नहीं होता, ये कोई आइल्ट्स का एग्ज़ाम नहीं है। ये लैंग्वेज मजबूत होती है जब आप एकेडमिकली अलग अलग सब्जेक्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो देयर इज़ द रोल ऑफ द लैंग्वेज। ओके, अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं ठंडे दिमाग से। स्टेटमेंट फर्स्ट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट गुड फॉर एमर्जिंग इकोनॉमीज। ये थोड़ी सी एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगी मुझे, ये मुझे मोस्ट रैशनल और मोस्ट क्रिटिकल नहीं लगी, लेकिन ये कैसे डिड्यूस किया मैंने, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी की तैयारी करते हैं और अगर आपको देश दुनिया की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप एक बात मान के चलिए, यहाँ पे एमर्जिंग इकोनॉमीज मतलब डेवलपिंग इकोनॉमीज, और यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स एफपीआईज को मतलब आप सिंपली ऐसा डिमार्केट करिए कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं भारत में विदेश से जो आ रही है, हम दो फॉर्म में इन्वेस्टमेंट्स को लेते हैं, एक एफडीआई, एक एफआईआईज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। आप एफपीआई को इस कैटेगरी में रख के चलिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। आप इसको मोटा मोटी ऐसा समझिए कि आपके देश के शेयर बाजार में जो पैसा बाहर से आता है लगने के लिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो पैसा आपके शेयर बाजार में लगाते हैं, ये उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और हमने अपनी तैयारियों के वाया ये सीखा होता है कि इंडिया जैसे कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, और ऐसी तमाम इकोनॉमी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तो आए, लेकिन ज़्यादातर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में आए। क्यों? क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आती है तो टेक्निकल नो हाउ, क्योंकि वो है एक तरह से, इसको सिंपल समझिए कि यहाँ पर उनके द्वारा कोई फैक्ट्री लगाना, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को थोड़ा ऐसे समझो जैसे एप्पल का आईफोन का प्लांट यहाँ लगना, तो वो अपने द्वारा टेक्नोलॉजी लाएंगे, टेक्निकल नो हाउ लाएंगे, वो यहाँ पर ज़मीन खरीदेंगे, वो यहाँ पर शेड डालेंगे तो रॉ मटेरियल मोबिलाइज होगा, वो यहाँ पर एम्प्लॉय करेंगे लोगों को। उन वहाँ एप्पल के प्लांट में काम कर रहा आदमी मैनेजरियल स्किल्स जब सीखेगा, ये जो टेक्निकल नो हाउ उसमें आया, फिर वो इंडियन कंपनीज़ में जब काम करेगा तो इंडियन कंपनीज़ का स्किल सेट कितना एनहांस होगा। तो ओवरऑल इन दीज रीजंस, और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप परमानेंट फॉर्म में ऐसा लाए हैं, वाइंड अप करना बहुत मुश्किल है। आप क्विकली इसे उखाड़ के नहीं ले जा सकते, बहुत लिक्विडेशन में टाइम लगता है, फैक्ट्री बेचने में, प्लांट उठाने में, सब कुछ। सो इट इज़ समहाउ अ वेरी स्टेबल, अ वेरी परपेचुअल, a very permanent type of investment, and it will give you manifold benefits in the form of employment, technology, resource mobilization and GDP growth. So that is why it is desirable in the emerging economies. आप मुझे बताइए ये GS पेपर 1 का फिर एक्सटेंडेड वर्जन कैसे नहीं हुआ? एक स्टेटमेंट को पढ़ के जब तक आपको ये नॉलेज नहीं, अब ये मैंने आपको समझाया तो टाइम लग रहा है, जब हम अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो हम तो सेकेंड्स में से, हमारा दिमाग दुनिया सबसे बड़ा प्रोसेसर है, हम तो सेकेंड्स में से प्रोसेस कर जाएंगे। बट लुक एट द क्वेश्चन, हाउ कॉम्प्रिहेंसिव दिस क्वेश्चन इज। तो यहाँ पर हमें ऐसा तो क्लियर हो रहा है कि हाँ, किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए जो ज़्यादा फेवरेबल या ज़्यादा डिज़ायरेबल जो इन्वेस्टमेंट है वो एफडीआई रहता है। एफपीआईज, एफआईआईज उतना फेवरेबल एज कंपेयर टू एफडीआई नहीं होता, बट आर नॉट गुड, ऐसा तो नहीं है। क्यों? आ जाओ समझाते हैं, आ जाओ समझाते हैं। सपोज कीजिए कि आपका देश पूरी तरह से क्लोज है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, चलिए डन, क्लोज्ड इकोनॉमी 1991 तक हमने ऐसा फॉलो किया था। अब इस सिनेरियो में क्या होगा?
सपोज कीजिए आपकी कंपनी, आपके देश की कंपनी टाटा ने शेयर इशू किए। सपोज कीजिए वो शेयर का शुरुआती जो IPO आया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, किसी पहले आदमी ने वो शेयर ₹100 में लिया, ₹100 में लिया, ये प्राइमरी मार्केट हो गया। अब ऐसे में ही ये ₹100 का शेयर इस देश में, मतलब किसी भी एक देश में, सिर्फ उनके अपने लोगों की इतनी कहीं कह लीजिए हैसियत, या इतनी कहीं कह लीजिए स्पेस या रेंज है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं निवेश करते हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि या तो निवेश के लिए पैसा नहीं है, या वो लोग उतने कंफर्टेबल नहीं है शेयर मार्केट को लेकर के। रीज़न माइट बी मैनी, बट द थिंग इज इतना कहीं निवेश आया कि ये शेयर सेकेंडरी मार्केट में डिमांड जितनी का क्रिएट हुई उस हिसाब से सिर्फ ₹120 तक ही अप्रिशिएट हुआ। तो जिस पर्सन ए ने ₹100 का शेयर लिया था, उसको इस पे ₹20 की कमाई हुई। तो जितनी को उसे कमाई हुई, वो अपने बच्चों को उतने के ही अच्छे स्कूलों में भेजेगा, वो उतनी की ही अच्छी मेडिकल सेवा लेगा, वो उतने के ही टूरिज्म ट्रिप और होटल्स में जाएगा, वो उतनी की ही गाड़ियाँ खरीदेगा। लेकिन हमने दरवाज़ा खोल दिया, नाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन कम, नाउ वी हैव ओपनड आवर शेयर मार्केट्स, आवर कंपनीज टू द कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टर सोर्स। और अब जब वो निवेश आया, उन लोगों को दिख रहा है टाटा दुनिया भर में एक्विजिशंस कर रहा है, टाटा डिफेंस में भी जा रहा है, और डिफेंस में इंडिया आने वाले समय में एक लीडिंग एक्सपोर्ट प्लेयर बनने वाला है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट enormously to fetch these shares of टाटा। तो पॉसिबिलिटी है ₹100 का शेयर ₹1000 हो जाएगा। तो जिसने से ₹100 का लिया था, उसे ₹900 एक्स्ट्रा मिले, और उस एक्स्ट्रा ₹900 से इसको जरा बड़ा करके देखो, वो लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर, अच्छा स्कूल कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी मेडिकल सर्विसेज। तो किसी भी इकॉनमी को अगर ये मिल रहा है तो वो उसके लिए अच्छा फिर कैसे नहीं है? वो क्यों मना करेंगे? क्योंकि एक आदमी को कमाई हुई तो दूसरों ने भी देखा, मोहल्ले ने, उन्होंने भी शेयर में जाना चाहा। ऐसे में फिर फील हुआ कि शेयर इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। शेयर्स और स्टॉक्स की नॉलेज देने के लिए इंस्टीट्यूट्स खुलने लगे, और वो इंस्टीट्यूट्स में लोग एम्प्लॉय होने लगे। ये एक बिजनेस बन गया। और इवन कई बिजनेसमैन, झुनझुनवाला टाइप, राकेश झुनझुनवाला, उनका तो बिजनेस ही यही है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को आप वैनिश कर देंगे अगर आप इन इन्वेस्टर्स के लिए रोक दें। क्यों रोकें भाई? आज कितने लोगों की शादियां, पढ़ाइयां हो रही हैं शेयर से कमाई के कारण। और वो शेयर से कमाई इसलिए है, हमारी सेकेंडरी मार्केट बहुत बड़ी है, और वो इसलिए है क्योंकि देयर आर मैनी इन्वेस्टर्स, दैट इज वाई दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिमांड, दैट्स वाई आवर शेयर्स आर एप्रिशिएटिंग, दैट्स वाई आवर शेयर्स आर एप्रिशिएटिंग। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट गुड फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये स्टेटमेंट थोड़ा बहुत ग्रॉस था, काफ़ी एक्सट्रीम था, ये मोस्ट रैशनल तो किसी हाल में नहीं है, ये क्रिटिकल इन्फ्रेंस भी नहीं है। ये ऐसा है कि ये तो हम जानते हैं कि FPI और FII के तहत आई मनी हॉट मनी होती है, ये इमीडिएटली फ्लाई कर जाती है। जैसे ही हालात अंतर्राष्ट्रीय बदलते हैं, भारतीय शेयर बाजार डूबने लगा या डेवलप्ड कंट्रीज़ में कोई चेंजेस आए, ये पैसा फटाफट खींच के चले जाते हैं। तो ये रिस्क तो ऑलवेज बना रहता है, बट ऐसा तो नहीं है कि ये अलाउड, ऐसा नहीं है कि गुड ही नहीं है, फिर हम इतना अलाउ क्यों करते हैं? फिर हम इतना शेयर मार्केट ग्रो हो रहा है इसे अच्छा क्यों मानते हैं? समझो इस बात को। मैंने एग्जाम, इतना को रिलेशन, इतना इंटरलिंकेज दिमाग में बनने का, तब करेक्ट ऑप्शन तक तुमने पहुंचने का। तो ये GS पेपर 1 का एक्सटेंडेड वर्जन हुआ कि नहीं? ये नॉर्मल इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। The comprehensive learning that you have attained from the different subjects of general studies, it will make you enable to attempt the questions of reading passage of paper 2, that is civil services वाला aptitude test। ठीक है, तो जाके MBA किताबों के ऐसे मत खोल के बैठ जाना, है ना, और IELTS वाले ऐसे की किताब नहीं भाई, अपनी सब्जेक्टों को पढ़ो अच्छे से और उसको अप्लाइड नेचर में देखो। जैसे हम लेक्चर में हर चीज़ कैसे लिंक बना बना के बता रहे हैं, बनाते हैं ना, अभी इकोनॉमी के चल रहे उससे पहले दूसरे। तो हम रिजर्व में अभी भी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का। अभी पैसेज नहीं पढ़ा तो जंप नहीं कर जाना कि ये स्टेटमेंट गलत है। रिजर्व में रख दिया, रोक लिया, जितनी थिंकिंग करनी थी कर ली, होल्ड ऑन, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एडवांस्ड इकोनॉमीज अंडरमाइन द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एडवांस्ड इकोनॉमीज मतलब द डेवलप्ड इकोनॉमीज, like the economies of the West America or the West European countries। और आपको नहीं लगता यहाँ पर जैसे गुड वर्ड था, यहाँ पे जिस अंडरमाइन,
or this global financial stability? Why do the advanced economies undermine the global financial stability? Global financial stability एडवांस्ड इकोनॉमी के कोई स्टेप्स लेने से अगर ऑटोमेटिकली अंडरमाइन हो जाती होंगी तो एक अलग बात है। क्रिटिकली सोचे अगर तो वो जानबूझ के अंडरमाइन कर रहे हैं, ये तो सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का नारा या ग्लोबलाइजेशन का आइडिया दुनिया में कौन प्रमोट करता है? द एडवांस्ड इकोनॉमीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज। और मल्टीनेशनल कंपनीज किससे बिलोंग करती हैं? द एडवांस्ड इकोनॉमीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज अगर एडवांस्ड इकोनॉमी से बिलोंग करती हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज ही पूरे ग्लोबल लेवल पर जाकर प्रोडक्शन करती हैं और ग्लोबल लेवल पर ही सेल्स करती हैं। तो ऐसे में जिस देश की कंपनियों का इंटरेस्ट दुनिया की हर कंट्री में है, उनकी फैक्ट्रियां दुनिया की हर कंट्री में, उनकी मार्केट दुनिया की हर कंट्री में, तो सारा सप्लाई चेन नेटवर्क पूरा दुनिया में फैला हुआ है। वो एडवांस्ड इकोनॉमी ये चाहेगी कि दुनिया अनस्टेबल हो जाए, फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाए। क्यों चाहेंगे? अगर वो ऐसा चाहते तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जिनमें उनका ज़्यादा स्टेक है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के वाया, वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में WHO जैसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट्स क्यों लगाते? नहर का निर्माण, नदी का निर्माण। वो लोगों को शिक्षित क्यों करते? वो एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट क्यों करते? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ऐसा करने से इन रीजन्स के लोग एजुकेट होंगे, एम्पावर होंगे, इनकम इंक्रीज होगी, दे विल कंज्यूम मोर, व्हेन दे विल कंज्यूम मोर दे विल बिकम मार्केट फॉर आवर प्रोडक्ट्स। तो ऐसे में डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए तो ये मार्केट है पूरी इमर्जिंग इकोनॉमीज, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज एक्चुअली में इमर्जिंग नेचर की हैं। तो जब आप इमर्जिंग नेचर के हैं तो यू आर वेरी अग्रेसिव कंज्यूमर, आपको हर चीज़ कंज्यूम करनी है। आपकी सड़कें अभी बन रही हैं, आपकी बिजली के बांध अभी बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, तो यू आर कंज्यूमिंग एंड अल्टीमेटली यू आर कंज्यूमिंग देयर प्रोडक्ट। तो उनकी टेक्नोलॉजी, उनका टेक्निकल नो हाउ, उनके प्रोडक्ट, एवरीथिंग यू आर, उनके फंड्स यू आर कंज्यूमिंग देम, उनके वेंचर कैपिटलिस्ट। तो उनको तो उल्टा टेंशन हो जाती है ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आने लगे तो वो तो उल्टा दुनिया भर को ये कहते हैं कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, जल्दी से रीइंस्टेट करो, शांति बहाल करो, शांति से मसला हल करो। अगर आप ध्यान से सोचें तो हम भारत की ही बात कर लेते हैं, तो आप एंशिएंट इंडिया में जाइए और आप मुझे बताइए कि 600 BC के आसपास किस समुदाय ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को खड़े होने का मौका दिया? सॉरी, हाँ, दैट इज वैश्याज, द बिजनेस मर्चेंट्स ग्रुप्स। Why they supported Buddhism and Jainism? क्योंकि at that point of time उन्हें ऐसा लगता था कि राजाओं के बीच में जो जंग हो रही है रुकनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश हो। उन्हें ऐसा लगता था कि एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी होगी अगर गऊ वध रुकेगा, और उन्हें ऐसा लगता था कि यज्ञ बलियाँ रुकनी चाहिए। उन्हें ऐसा लगता था कि लोग रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस से निकलें और काम धाम पे ध्यान दें, कमाई में डिमांड क्रिएट करें। और ये सब चीज़ें कौन प्रीच कर रहा था? बुद्धिज्म जैनिज्म। बुद्धिज्म जैनिज्म नॉन वायलेंस प्रमोट कर रहा था। बुद्धिज्म जैनिज्म राजाओं को कह रहा था जंग मत करो। बुद्धिज्म जैनिज्म कह रहा था गऊ हत्या मत करो, इससे खेती बाड़ी का विकास भी होना था। तो अल्टीमेटली जो वर्ग वैश्य है वहाँ पे था, बिजनेस ट्रेडर ग्रुप, आप उन्हें उस समय का एडवांस इकोनॉमी समझ लो। तो वो तो उस समय के काल में उल्टा क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं? स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ताकि बिजनेसेस फ्लरिश करें, इकोनॉमी फ्लरिश करे। तो एडवांस्ड इकोनॉमी तो चाहती है कि इकोनॉमी फ्लरिश होने के लिए स्टेबिलिटी है। तो ये तो बड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगती है भाई सुनने में। हाँ, एडवांस्ड इकोनॉमीज में अगर उथल पुथल हुई है, जैसे वहाँ के बैंक गिर गए जैसा 2008 में हुआ, तो दुनिया भर में एक इकोनॉमिक शॉक जरूर आ जाता है। वो तो इसलिए क्योंकि एडवांस्ड इकोनॉमी और दुनिया की बाकी इकोनॉमीज बहुत स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड होती हैं, इसलिए। बट वो अंडरमाइन कर रही हैं, तुम्हें ऊपर नहीं उठने दे रही हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए रोज नए नए हथकंडे अपना रही। ऐसा तो नहीं है भाई। दिस इज ग्रॉस स्टेटमेंट, वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। लेकिन अभी भी आंसर पे नहीं आएंगे, होल्ड करेंगे, क्योंकि अभी हमने पैरा नहीं पढ़ा, पैरा पढ़ा नहीं, और आप स्टेटमेंटों से ही आपकी खुद की नॉलेज आपको क्या क्या सिखा रही है। पैरे में बचना ही क्या है, अब सोच के देखो। स्टेटमेंट नंबर 3, इंडिया शुड डिजिस्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन द फ्यूचर। वर्ड देखिए, इंडिया शुड डिजिस्ट, शुड एंड डिजिस्ट। अभी तो बताया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है एक इकोनॉमी में। मतलब एकदम डिजिस्ट ही कर दे, मतलब खत्म, बंद, ओके। 1991 तक वाला हाल। मतलब अगर ये तो बिल्कुल ऐसा है कि इंडिया में मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन हो जाता है तो बंद ही कर दो, मनी इकोनॉमी बंद बंद बंद।
क्या बात है भाई, रेगुलेट करेंगे, बैलेंस करेंगे कि डिजिस्ट कर दो, ख़त्म कर दो, ऐसा तो ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम जा रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम जा रहा है। ओके, लेकिन ये है कि इन स्टेटमेंटों से क्लियर हो गया कि इंडिया को ये इमर्जिंग इकोनॉमी ट्रीट कर रहा है। लिंक बन गया, इंडिया बोले तो इमर्जिंग इकोनॉमी, तो इमर्जिंग इकोनॉमी और इंडिया को ये इंटरचेंजेबली यूज कर रहा है, इसका मतलब। इज दैट क्लियर? अभी के लिए स्टेटमेंट को भी रिजर्व में रख लेते हैं, बट अभी ना तो ये मुझे मोस्ट रैशनल लगी, ना मुझे क्रिटिकल लगा कुछ भी इसमें, उतनी क्रिटिकल नहीं है। अगर ये इतनी सौखी इकोनॉमी है तो फिर कोई भी आदमी देश का फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए, हो गया, कोई भी फाइनेंस। अच्छा ये क्या हो रहा है, ये सर थोड़ी सी रिस्की होती है इन्वेस्टमेंट, और बंद करो यार, नहीं चाहिए हमें। भाई उसके रिस्की एलिमेंट्स को मैनेज करेंगे ना, विल मैनेज इट। ओके, ऑप्शन डी, इमर्जिंग इकोनॉमीज आर एट अ रिस्क ऑफ शॉक फ्रॉम एडवांस्ड इकोनॉमीज। एडवांस्ड इकोनॉमीज में अगर कोई उथल पुथल हो तो शॉक वेव्स पूरे वर्ल्ड में आती हैं, तो शॉक वेव्स इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी आ सकती हैं। एज कंपेयर टू अदर थ्रीज ये थोड़ा ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है, बट स्टिल हम इसे होल्ड में रखते हैं। आओ अब पैराग्राफ रीड करते हैं। पहले तो स्टेटमेंट्स कैसे रीड करना है पता लगा। सारी स्टेटमेंट को रीड करने के पीछे दो चीज़ों ने रोल प्ले किया, एक हमारी नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट डोमेन ऑफ द इकोनॉमी, सेकंड वो इकोनॉमी इन अ कंटेम्प्रेरी सेंस, हम उसे रिलेट करके पढ़ते हैं सारी रिसेंट डेवलपमेंट्स के साथ। अच्छा, सेकंड हमारा केयरफुली रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, और इसमें ये दो वर्ड मोस्ट रैशनल एंड क्रिटिकल इन्फरेंस, हमने इन दो प्लैंक्स पे अपने असेसमेंट को रखा। अब हम पैराग्राफ रीड करें। द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मतलब ग्लोबल लेवल की कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है। द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फाइंड्स दैट द शेयर ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम एडवांस्ड इकोनॉमीज, यानी कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं दुनिया भर में, वो भी एडवांस्ड इकोनॉमीज में से, the share of the portfolio investments from the advanced economies in the total debt and equity investments in the emerging economies has doubled in the past decade to 12%। मतलब पिछले एक दशक के दौरान एडवांस्ड इकोनॉमी से आने वाले जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका शेयर जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनकी डेट और इक्विटी मार्केट में डबल हो गया है, 6% से 12% हो गया होगा। मतलब जो फाइंडिंग आई है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की वो ये कि एडवांस्ड इकोनॉमी से आने वाले जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन एमर्जिंग इकोनॉमीज़ की डेट और इक्विटी मार्केट में 6 से 12 हो गया, डबल हो गया। ये जो फिनोमेना है, द फिनोमेना हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियन पॉलिसी मेकर्स, मतलब ये इस फिनोमेना का इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। इसका मतलब इंडिया को वो इमर्जिंग इकोनॉमी ट्रीट कर रहे हैं। द फिनोमेना हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियन पॉलिसी मेकर्स एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन द डेट एंड इक्विटी मार्केट्स हैव बीन ऑन द राइज। मतलब अगर ग्लोबली ये ट्रेंड देखा गया है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में इनका कंट्रीब्यूशन डबल हो गया है, तो इंडिया की भी डेट और इक्विटी मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी का ही पार्ट है। The phenomena is also flagged as a threat, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ना थ्रेट माना जाता है। सो इट इज़ बीन फ्लैग्ड एज थ्रेट। ये इसने बता दिया, ये इसने भी बता दिया, हमारी नॉलेज को इसने नथी कर दिया, स्टैम्प। हम भी यही अज्यूम कर रहे थे, इसने भी उस पैराग्राफ ने भी उसे नथी कर दिया। पर अभी बात थोड़ी ना पूरी हुई, बात पूरी करते हैं। The phenomena is flagged as a threat that could compromise global financial stability। मतलब अगर इसी तरह से दुनिया भर की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में एडवांस्ड इकोनॉमीज से आने वाले पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का शेयर इक्विटी और डेट मार्केट में बढ़ता गया इस रफ्तार से, तो ऐसा माना जा रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये थ्रेट हो सकता है। तो क्वेश्चन इज व्हाई इट इज़ थ्रेट, यहाँ से आएगा हमारा आंसर। तो मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का ओवर डोमिनेंस थ्रेट कंसिडर किया जाता है, किसके लिए? फॉर द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज थ्रेट। आओ
The phenomena is also flagged as a threat that could compromise global financial stability in a chain reaction. So domino effect होता है, chain reaction. In the event of United States Federal Reserve's imminent reversal of its quantitative easing policy. मतलब अभी तक तो यूएस का जो फेड है, यानी कि वहाँ का आरबीआई, उनका सेंट्रल बैंक, अभी तक यूएस फेड क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा था, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों को इजी मनी मिली हुई थी, मतलब वो डॉविश स्टांस फॉलो कर रहे थे, लोअर इंटरेस्ट रेट्स वाला। और जैसे ही यूएस के लोगों को इजी मनी मिला हुआ था, क्योंकि वहाँ पर फिर इंटरेस्ट रेट इसका मतलब गिरे हुए थे, और इंटरेस्ट रेट्स का गिरना मतलब वहाँ पे बॉन्ड यील्ड भी गिरी हुई थी, दोनों चीज़ें गिरी हुई थी। इंटरेस्ट रेट वहाँ पे गिरे थे तो उन्होंने दुनिया भर की मार्केट को एक्सप्लोर किया, और जो उनको इजी मनी अवेलेबल था उठा करके दुनिया भर के बाजारों में डाला। और दुनिया भर में से कौन से बाजार ज़्यादा प्रॉमिस ऑफर कर रहे हैं, ज़्यादा डेट पे इंटरेस्ट और ज़्यादा इक्विटी में डिविडेंड और प्रॉफिट दे रहे हैं, वो है इमर्जिंग इकोनॉमीज। इसलिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स फटाफट वहाँ पे अवेलेबल इजी मनी को इन द फेज ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग उठाता है और दुनिया भर की इमर्जिंग इकोनॉमीज की डेट और इक्विटी मार्केट में डालता है। लेकिन अगर कहीं यूएस ने अपने यूएस के फेडरल बैंक ने क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टांस को रिवर्स कर दिया और उसने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लागू कर दी आज ही सुबह से, वो एकदम से हॉकिश हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। और अगर एक बार यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए तो आप मुझे एक बात बताइए, यूएस से सिक्योर फिर क्या है? कौन नहीं यूएस जाना चाहेगा? एक बार यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, कौन नहीं जाना चाहेगा वहाँ पे? एकदम से ये मनी फ्लाई बैक करेगा यूएस की तरफ, दुनिया भर की इमर्जिंग इकोनॉमी से, शेयर मार्केट से निकल के उड़ के फुर्र कर जाएगा। और इसलिए हम इसको कहते हैं हॉट मनी, एकदम फ्लाई कर जाता है, फुर्र आग झपकते ही। आप देखते हैं ना, आज भारतीय शेयर बाजार में से 3 लाख करोड़ रुपया फॉरेन इन्वेस्टर्स ने निकाला। ये कोई फैक्ट्री बंद करने जैसा है ही नहीं, एफडीआई जैसा, निकाल के ले जाते हैं। तो अगर कहीं उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग की बजाय कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी फॉलो कर ली और वो डॉविश से हॉकिश हो गए, ये रातों रात उड़ जाएगा। लेकिन आपके देश के जो उद्योगपति हैं, आपके जो लोग बाग हैं, आपकी जो सरकारें हैं, वो तो इसके हिसाब से ही सारी प्लानिंग करके बैठे हैं। अभी तो लोगों के पास चमचमा के पैसा आ रहा था, 100 रुपये शेयर में डाल रहे, 150 बना रहे थे, डिमांड आम खा रहे थे रोज, महंगे महंगे अल्फांसो मंगा रहे थे ऑर्डर करके सीधा रत्नागिरी से, और पता लगा आज ही शेयर बाजार में 6 लाख करोड़ का घाटा। शाम को बैठे चावल भी नहीं खा रहे। अब ऐसे हालात ना हो जाएं कहीं, इतनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ना हो जाए कहीं। तो इसका मतलब एडवांस्ड इकोनॉमीज़ ने अगर ऐसा कोई स्टांस ले लिया कि उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग को रिवर्स कर दिया, तो अल्टीमेटली जो शॉक वहाँ से क्रिएट होगा वो आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को हिला देगा। सो मोस्ट रैशनल एंड क्रिटिकल इन्फ्रेंस कौन सा हुआ? स्टेटमेंट डी। आंसर इज स्टेटमेंट डी, दैट इमर्जिंग इकोनॉमीज आर एट अ रिस्क ऑफ शॉक फ्रॉम एडवांस्ड इकोनॉमीज। तो पूरे पैराग्राफ में कहीं क्वांटिटेटिव ईजिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया गया था? नहीं। तो ये सिंपल इंग्लिश वाले कॉम्प्रीहेंशंस हैं, आपको खुद से घर से पढ़ के जाना है, इकोनॉमी पढ़ के कि क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी क्या होती है। वरना एक बच्चे को क्या पता कि इमिनेंट रिवर्सल ऑफ द क्वांटिटेटिव ईजिंग के रिपरकशंस क्या हैं, उसके इम्पैक्ट क्या है, उसको क्या पता फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट क्या होती है, उसको क्या पता हॉट मनी क्या होती है, उसको क्या पता एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसको क्या पता कि क्यों वरिड होना चाहिए इंडियन पॉलिसी मेकर्स को, क्यों केयरफुल होना चाहिए। ये सारी नॉलेज बेटा घर से लेके जानी है, ये कॉम्प्रीहेंशन ऑफर नहीं करेगा। इस नॉलेज के चश्मे से कॉम्प्रीहेंशन के दिए कंटेंट को पढ़ के आप अपनी डेवलप करोगे वहां पे आंसर, जो मैं शुरू में समझा रहा था। आंसर हमें डेवलप करना है, वो कैसे डेवलप होगा? गिवन मैटर में से। मैटर 3 है, एक है क्वेश्चन, एक है स्टेटमेंट्स, एक है पैराग्राफ। ओके, लीजिए हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। एक एक करके करते जाएंगे, ऐसे ही टेम्पलेट है ये, इसे रेफरेंस पॉइंट समझो, ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं आप सबको। ओके, अब समझ में आया कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग क्यों जरूरी है? खुली पढ़ाई, जोड़ करके चीज़ों से जोड़ करके पढ़ना, अप्लाइड नेचर में पढ़ना क्यों जरूरी है, रट्टाफिकेशन क्यों नहीं करना है। क्लियर हुआ? इस तरह से पूरे पैराग्राफ में आपको फेडरल रिजर्व का मीनिंग पता था,
कि यूएस फेड की बात हो रही है, सेंट्रल बैंक आरबीआई। आपको ये पता था मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो आप समझ गए कि क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी है, इसलिए इजी मनी वहां मिला हुआ है उन लोगों को, इसलिए उन्होंने दुनिया भर में निवेश किया है। पर अभी तक ये तो कहीं पैराग्राफ में बताया ही नहीं था। पैराग्राफ में तो फिर ये सिर्फ ये बताया था कि एफपीआईज बहुत बड़े हुए हैं दुनिया भर की इक्विटी मार्केट में। आई बात समझ में? तो लैंग्वेज, एकेडमिक लैंग्वेज, इक्विटी मार्केट क्या होता है पता होना चाहिए, डेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं पता होनी चाहिए, इमर्जिंग इकोनॉमीज और एडवांस्ड इकोनॉमीज क्या कौन है और ये क्या होती हैं पता होना चाहिए, फेड क्या है कैसे काम करता है पता होना चाहिए, रैशनल और क्रिटिकल का मीनिंग पता होना चाहिए, स्टेटमेंट्स तभी डिकोड हो पाएंगी। और अल्टीमेटली इमर्जिंग इकोनॉमी के चश्मे से देखें तो ये स्टेटमेंट्स क्यों ग्रॉसली सही नहीं थी, ये एक्सट्रीम जा रही थी, ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपने इंडियन इकोनॉमी को 1947 से अब तक अलग अलग चरणों में समझा है और पढ़ा है और आप जानते हो। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू अप्रोच द क्वेश्चंस। बिकॉज मैं आपको समझा रहा था तो समय लगा, अगर आप भी एक्सपर्ट होते और कोई एक्सपर्ट इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है एग्जाम के लाइव एटमॉस्फेयर में, तो ये सब बहुत क्विकली प्रोसेस होता और ये आराम से हो जाता। तो मैंने कोई पैंतरेबाजी नहीं सिखाई कि हेलो दोस्तों यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि बहुत एक्सट्रीम क्या है, उसे पहले ही काट दो। ऐसा होता नहीं, हर बार कच्चा भी खा जाते हैं कई बार, क्योंकि तुम ये मान के चल रहे हो तो वो भी ये मान के ही चल रहे हैं, कई बार ये एक्सट्रीम बात ही सही भी निकलती है। समझ में आई बात? तो ऐसा कोई हेलो दोस्तों नहीं करना हमने पूरी विजडम, पूरी नॉलेज और पूरे लॉजिक से क्वेश्चन आंसर डिड्यूस करना है ऑलवेज। और इम्पेशेंट कहीं नहीं होना है, इम्पेशेंट कहीं नहीं होना है। चाहे हम आंसर समझ भी पा रहे थे, हम रुके, हमने वेट किया, हमने पूरा पैराग्राफ संजीदगी से पढ़ा। अच्छा, लिखा हुआ था जब पहले और अब रीडिंग के बाद इसका हाल क्या हो गया बोर्ड का? तो कितनी अंडरलाइनिंग, कितने सर्कल्स, कितने बॉक्सेस जरूरी हैं, तो पेन कितना जरूरी है याद रखना है। ओके, थैंक यू सो मच।